नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मित्रों, आपका उज्ज्वल क्लासेज आरटीपी में स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम समास टॉपिक लेकर आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुए हैं। इससे पूर्व आप लोगों ने समास के जो भेद थे, जो 6 भेद बताए गए हैं, अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास, जिसमें से 3 समास को आप लोग पूर्व के वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज जिस समास को हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे उस समास का नाम है द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास के बारे में हम आज विस्तार रूप से जानकारी प्राप्त करेंगे। द्वंद्व यानी कि इसमें क्या होता है कि द्व और द्व दिया हुआ है, यानी समास में 2 पद होते हैं, 2 से अधिक भी पद होते हैं, लेकिन अधिक मात्रा में 2 पद होते हैं। तो इस द्वंद्व समास में द्व और द्व दिया है, इसका मतलब ये है कि इसमें दोनों ही पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। परिभाषा इसका देखेंगे। परिभाषा इसकी हो जाएगी कि द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। प्रधान माने मुख्य, अर्थात दोनों पदों की महत्वता होती है, प्रधानता होती है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं तथा इन दोनों पदों के बीच में संयोजक शब्द आते हैं, तो उन संयोजक शब्दों का लोप हो जाता है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं तथा दोनों पदों के बीच में आए संयोजक शब्दों का ठीक है, संयोजक शब्दों का बीच में संयोजक शब्द आएगा, जैसे और, या, एवं, अथवा, ये संयोजक शब्द हैं। और, एवं, या, अथवा, तो इनका क्या होता है, इनका लोप हो जाता है। बीच में आए संयोजक शब्दों का लोप हो जाता है, यानी ये विलुप्त हो जाते हैं, छुप जाते हैं, लोप हो जाता है। ठीक है, तो जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। तो द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं तथा दोनों पदों के बीच में आए संयोजक शब्दों का लोप हो जाता है, जिसे हम, तो जो द्वंद्व समास है इसमें आप देखेंगे कि बीच का जो संयोजक शब्द है उसका लोप हो जाता है। समास का जो मूल अर्थ होता है वह संक्षिप्त होता है। जैसे मान लीजिए अथवा लोप हो जाता है, उसे हम क्या कहेंगे, उसे द्वंद्व समास कहते हैं, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे उदाहरण में है माता, ठीक है, डैश पिता, तो ये हो गया, ये आपका समस्त पद। ये योजक चिन्ह है, योजक चिन्ह। तो अब इस योजक चिन्ह के जगह पे जो योजक शब्द है इसका हम प्रयोग करते हैं। तो जैसे ये दे दिया है माता डैश पिता, ये समस्त पद हो गया, तो इसका हम विग्रह करेंगे तो विग्रह हो जाएगा माता और पिता। ठीक है, माता और पिता। तो ये बड़े से वाक्य को जब छोटे वाक्य में हम लिखेंगे तो जो ये योजक शब्द है, योजक चिन्हों में प्रयोग इसका होता है, तो ये इस तरह से बदल जाएगा। तो इस तरह से कोई भी शब्द आता है और उसमें अधिकांश मात्रा में योजक के चिन्ह लगे रहेंगे, और योजक के चिन्ह लगे रहेंगे तो इससे आप आसानी से जान लेंगे कि इसमें द्वंद्व समास है। दूसरी
दूसरी बात ये होता है कि द्वंद्व समास में अधिकांशतः जो शब्द होते हैं एक दूसरे के विपरीत होते हैं, उल्टा होते हैं। जैसे माता का विलोम क्या हो जाएगा, पिता हो जाएगा, तो माता का उल्टा कर देंगे विलोम, पिता हो जाएगा। उसी तरह दिन का रात हो जाएगा, सुख का दुख हो जाएगा, भाई बहन, इस तरह के जो विलोमात्मक शब्द आते हैं, तो ऐसे शब्दों में अधिक मात्रा में द्वंद्व समास होता है। तो द्वंद्व समास में आप जानते हैं कि जो दोनों ही पद होते हैं, इन दोनों पदों की प्रधानता होती है। देखिए, ये जो द्वंद्व समास है, द्वंद्व समास कक्षा 10 के हिंदी विषय का जो पेपर होता है उसमें द्वंद्व समास से प्रश्न आ जाते हैं। डीएलएड 3rd सेमेस्टर, 2nd सेमेस्टर या यूपी टेट, सी टेट, सब में इस समास से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए आप इसको पूरा पढ़ें और समझने का प्रयास करें। द्वंद्व समास आप जान गए कि इसमें दोनों ही पदों की प्रधानता होती है, दोनों ही जो शब्द होते हैं एक दूसरे के विपरीत होते हैं, एक दूसरे के विपरीतार्थक होते हैं, विलोमात्मक होते हैं। अब द्वंद्व समास के भेद, द्वंद्व समास के भेद कितने होते हैं, ये आप बहुत ही इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है कि द्वंद्व समास के भेद कितने होते हैं। तो मित्रों, जो द्वंद्व समास होता है, ठीक है, तो द्वंद्व समास के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद, ठीक है। एक होता है इतरेतर द्वंद्व, इतरेतर द्वंद्व, ठीक। दूसरा हो जाएगा समाहार द्वंद्व, और तीसरा हो जाएगा एक शेषः द्वंद्व, एक शेषः द्वंद्व। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि द्वंद्व समास के 3 भेद हो गए, इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व और एक शेषः द्वंद्व, जिसे एक शेषः को विकल्पात्मक द्वंद्व भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें जो पद होगा उन पदों में से किसी एक विकल्प को हमें चुनना होगा, ठीक है। समाहार जो द्वंद्व है, समाहार द्वंद्व में एक समूह का, ये दोनों ही पद मिल करके एक समूह का बोध कराते हैं। और इतरेतर द्वंद्व में क्या होता है कि इतरेतर द्वंद्व में आए हुए दोनों पद अपनी अलग अलग प्रधानता को अभिव्यक्त करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ऐसे आ जाए, राम लक्ष्मणो, राम लक्ष्मणो, ये जो शब्द हैं, तो इसमें आप देखेंगे कि राम और लक्ष्मण 2 तरह के पद आ रहे हैं। एक हो रहा है राम और दूसरा क्या हो रहा है, लक्ष्मण। तो राम लक्ष्मण में क्या होता है कि जितना राम का महत्व है उतना ही लक्ष्मण का भी महत्व है। तो राम और लक्ष्मण, इसमें 2 पद आ रहे हैं और दोनों ही पद अपने अपने जगह अपनी अलग अलग प्रधानता को अभिव्यक्त कर रहे हैं, क्योंकि दोनों ही क्या है, मुख्य है। समाहार द्वंद्व में एक उदाहरण लिखेंगे, पानी पादव, ठीक है, पानी पादव, इस तरह के शब्द आ जाए। पानी पादो, पानी माने हाथ होता है, पादो माने पैर, हाथ और पैर, हाथ और पैर। तो जितना हाथ का महत्व है उतना ही पैर का भी महत्व है। यहाँ पे एक शेषः द्वंद्व, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ऐसे शब्द आ जाए,
पितरौ, पितरौ। पितरौ शब्द से मतलब है कि माता और पिता। तो माता और पिता इस तरह के शब्द आएंगे। ये कहने का मतलब ये नहीं है कि जिसमें सिर्फ योजक चिन्ह लगे रहेंगे उन्हीं शब्दों में ही द्वंद्व समास होगा, बल्कि इन शब्दों को आप देखेंगे और इन शब्दों के जो मूल अर्थ है, मूल अर्थ को भी आपको समझना होगा। तो जैसे पितरो शब्द आ जाए, मयूरो शब्द आ जाए, तो इस तरह से औ की मात्राएं लास्ट में लगी हुई हो तो उसमें आपका द्वंद्व समास होता है। लेकिन कौन सा द्वंद्व समास होता है? तो बहुविकल्पात्मक द्वंद्व होता है, या एक शेषः द्वंद्व भी उसे कह सकते हैं। इस तरह के शब्द आए। तो इसमें राम लक्ष्मणों में भी द्वंद्व समास है, और पाणिपादों में भी द्वंद्व समास है, पितरों में भी द्वंद्व समास है। लेकिन अगर क्वेश्चन ये आता है कि पाणिपादों में कौन सा द्वंद्व समास है, जैसे विकल्प आ जाए इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व, एक शेषः द्वंद्व, या इनमें से कोई नहीं, तो उस समय आपको कठिनाइयाँ होगी। इसलिए मैं द्वंद्व समास के जो भेद है, इन भेदों के माध्यम से भी आपको बताना चाहते हैं, क्योंकि डीएलएड के परीक्षाओं में पूछ देता है कि इतरेतर द्वंद्व किसे कहते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। समाहार द्वंद्व की परिभाषा देते हुए उदाहरण व्यक्त कीजिए। एक शेषः द्वंद्व के बारे में बताने के लिए कह देगा। तो इस तरह के जो क्वेश्चन आएंगे, तो ये नहीं है कि सिर्फ हिंदी के ही पेपर में डीएलएड के विद्यार्थियों से ये समास पूछा जाएगा, बल्कि संस्कृत विषय का भी जो पेपर होगा तो उस पेपर में भी इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व, एक शेषः द्वंद्व के बारे में पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे आप इतरेतर द्वंद्व के बारे में समझ गए होंगे कि इतरेतर द्वंद्व में दो पद होते हैं और दोनों ही पद अपनी अलग अलग प्रधानता प्रदर्शित करते हैं। समाहार द्वंद्व किसे कहते हैं? तो समाहार द्वंद्व में जो आने वाले जो पद हैं, इन पदों से समूह का बोध होता है। जैसे पाणिपादों, तो पाणी माने हाथ, पादों माने पैर, हाथ और पैरों का समाहार या समूह। तो जहाँ पे समूह का बोध होता हो, जिस शब्द में समूह का बोध होता है वहाँ समाहार द्वंद्व होता है। और जिस शब्द में आप देखें कि दोनों ही पद अपनी अपनी जगह अपनी प्रधानता व्यक्त करते हैं तो उसमें इतरेतर द्वंद्व होता है। और पितरौ, पितरौ, हंसो, मयूरो, पुत्रो, इस तरह के शब्द आए और लास्ट में औ की मात्रा लगी हुई हो तो अधिकांशतः मात्रा में उसमें एक शेषः द्वंद्व होता है। यानी एक शेषः द्वंद्व में दोनों ही पदों में से किसी एक पद को चुनना होता है। ठीक है। अब जो है द्वंद्व समास की मैं थोड़ा सा पहचान आपको बता देता हूँ कि द्वंद्व समास को आप कैसे पहचानेंगे। तो इसकी पहचान यही है, पहचान तो द्वंद्व समास में योजक के चिन्ह लगे रहते हैं। योजक, योजक चिन्ह अधिक मात्रा में योजक के चिन्ह लगे रहेंगे। ठीक है। कोई भी शब्द होगा तो अधिक मात्रा में इस तरह के शब्द, इस तरह के चिन्ह लगे रहते हैं। आइए अब जो है थोड़ा सा हम इस पर, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे उदाहरण मैं बता दे रहा हूँ। सुख दुख ऐसे है, सुख डैश दुख। ठीक है। भाई बहन, बहन। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इस तरह का चिन्ह जब लगा रहेगा, इस तरह का जब चिन्ह लगा रहेगा तो उसमें अधिकांशतः मात्रा में आपका जो है द्वंद्व समास होता है। सुख और दुख, भाई और बहन। तो जितना सुख का महत्व है उतना दुख का महत्व है, जितना भाई का महत्व है उतना ही बहन का भी महत्व है। आइए और उदाहरण के माध्यम से द्वंद्व समास को जानते हैं। देखिए द्वंद्व समास के कुछ अन्य भेद बता दे रहे हैं आपको, उदाहरण बता दे रहे हैं कि जैसे एकादश शब्द है, एकादश, इस तरह से एकादश शब्द आ जाए, द्वादश शब्द आ जाए, त्रयोदश शब्द आ जाए,
अष्टादश लास्ट तक शब्द आ जाए, माने एकादश, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश, पंचदश, षष्ठदश, सप्तदश, अष्टादश, इस तरह के शब्द आ जाएं तो ऐसे शब्दों में भी आपका द्वंद्व समास होता है। एकदम याद कर लेंगे आप लोग द्वंद्व समास। देखिए यहाँ पे एकादश माने एक होता है और 10, तो ना यहाँ 1 प्लस 10, तो 1 और 10 ये दोनों मिल करके 11 का बोध करा रहे हैं। तो एकादश शब्द में 2, 10 यानी 2 और 10 ये दोनों मिलकर के 12 का बोध करा रहे हैं। तो इस तरह के जो शब्द आते हैं तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि इसमें जो है बहुब्रीहि समास है, ना 1 का महत्व है, ना 10 का महत्व है, बल्कि कोई अन्य 11 का महत्व है। इस तरह से बहुब्रीहि समास आप नहीं करेंगे। ऐसे शब्दों में भी आपका द्वंद्व समास ही होता है। एकादश, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश, ठीक है, पंचदश, इस तरह के शब्द आते हैं तो इसमें भी आपका द्वंद्व समास ही होगा। इतना आप जान गए। देखिए समास में सबसे पहले कोई भी एक शब्द दे करके पूछ दिया जाता है कि इस शब्द में कौन सा समास है। जैसे क्वेश्चन आ जाए कि प्रश्न इस तरह से आ जाए, निम्न लिखित शब्दों में शब्दों का समास विग्रह करके समास का नाम बताइए। इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, शब्द मान लीजिए दे देगा यहाँ पे, सुख डैश दुख, पानी पादव, दाल भात, धर्मार्थ। ठीक है, इस तरह के शब्द आ जाते हैं। धर्मार्थ, तो इसका आपको क्या करना है कि समास बताना है। तो जब भी आप आंसर लिखेंगे तो यहाँ लिखेंगे समस्त पद। ठीक है, समस्त पद, फिर यहाँ पे लिखेंगे विग्रह और यहाँ पे लिख देंगे समास का नाम। ठीक है, कोई भी शब्द ले लीजिए तो समस्त पद में यहाँ पे क्या लिख देंगे, सुख डैश दुख, इस तरह का शब्द लिख देंगे और इसका विग्रह यहाँ कर देंगे सुख और दुख, सुख और दुख, इस तरह कर देंगे। और समास के नाम में आप जानते हैं तो यहाँ पे द्वंद्व समास कर देना है, द्वंद्व समास। ठीक है, अब द्वंद्व समास इस तरह से कर देंगे। अब ये क्वेश्चन आता है कि द्वंद्व समास में से कौन सा समास है, तब थोड़ा सा आपको यहाँ पे दिक्कत होगा कि इसमें कौन सा हम समास बताएं। तो इस तरह से आप लोगों को मैंने बताया है कि इतरेतर जो द्वंद्व होता है, इतरेतर द्वंद्व में 2 पद होते हैं और दोनों पदों का अपना एक अलग महत्व होता है। तो जितना सुख का महत्व है उतना ही दुख का महत्व है, तो इसमें इतरेतर द्वंद्व हो जाएगा। यहाँ पानी पादो दे दिया तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पानी डैश पाद, इस तरह से कर लेंगे। तो यहाँ पे कर लेंगे पानी पाद। ठीक है, पानी पादो कर लीजिए, तो पानी पादो ऐसे कर दिया। तो हाथ और पैर, हाथ और पैर, तो जितना हाथ का महत्व है उतना ही क्या है, पैर का महत्व है। इस तरह भी कर लेंगे, या हाथ और पैरों का समूह। तो जो यहाँ पे थोड़ा सा आपको जानकारी रखना होता है कि इस तरह के जो शब्द आएंगे, पानी डैश पाद,
तो इस तरह के जो शब्द आएंगे वह ज़्यादातर नपुंसकात्मक शब्द होते हैं, नपुंसक लिंग के शब्द होंगे। और जब नपुंसक लिंग के शब्द होंगे तो वहाँ पे हाथ और पैरों का समूह, इस तरह से समूह का बोध हो रहा है, हाथ और पैरों का समूह इस तरह से होगा। तो जहाँ पे समूह या समाहार का बोध होगा तो वहाँ पे आपका समाहार द्वंद्व हो जाएगा। दाल डैश भात, दाल और भात, इस तरह से इसमें देखें इतरेतर द्वंद्व। धर्मार्थ हो तो धर्म और अर्थ, धर्म और अर्थ की यहाँ पे महत्वता बताई गई है, तो यहाँ पर भी आपका इतरेतर द्वंद्व हो जाएगा। ठीक है। अब मान लीजिए कि यहीं पे अगर मान लीजिए कि दे दे पार्वती शंकरो, शिव शंकरो, सीता रामो, तो उनमें से किसी एक विकल्प को आपका चुनना है। एक विकल्प जब आप चुनेंगे तो उसमें आपका हो जाएगा एक शेषः द्वंद्व। ठीक है, एक शेषः द्वंद्व हो जाएगा। अन्य उदाहरण के माध्यम से थोड़ा सा इसको हम समझ लेते हैं। द्वंद्व समास को आप पूर्ण रूपेण से समझ गए होंगे कि द्वंद्व समास में दोनों पदों की क्या होती है, प्रधानता होती है। जैसे अन्य उदाहरण ले लेंगे। उदाहरण में समस्त पद, विग्रह, समास का नाम। भाई, ठीक है, इस तरह के शब्द आ जाए। देश, बहन, राजा, डैश प्रजा, सूर्य, डैश चंद्र, रात, डैश दिन, देवासुर, देवासुर। तो देवासुर, देव धन असुर, देव और असुर। तो द्वंद्व समास में जब भी हम विग्रह करेंगे तो विग्रह में आपको और, या, एवं, अथवा जो ये जो शब्द हैं इसका हम प्रयोग करेंगे। जैसे भाई डैश बहन, तो यहाँ पर कर देना है क्या, कुछ नहीं, भाई और बहन कर देंगे। भाई और बहन समास का नाम हो जाएगा द्वंद्व समास। ठीक है, द्वंद्व समास। उसी तरह से राजा और प्रजा, राजा, यहाँ पे बस हमें योजक चिन्ह लगा देना है, प्रजा, योजक का जो शब्द है उसको लिख दे। द्वंद्व समास। सूर्य और चंद्र, यानी जितना सूर्य का महत्व है उतना ही क्या है, चंद्रमा का महत्व है। तो सूर्य और चंद्र, अगर इसी को संस्कृत में बनाना है तो कुछ नहीं करना है, इस तरह का शब्द आ जाए, भाई डैश बहन, तो यहाँ क्या करना, भाई च बहन च, राजा च प्रजा च, सूर्य च चंद्र च, बस च जोड़ देना है दोनों शब्द के आगे। तो ये आपका हो जाएगा संस्कृत में इसका विग्रह। रात डैश, तो रात और दिन, रात और दिन। उसी तरह से देव और असुर, देव का जितना महत्व है उतना ही असुर का महत्व है। ठीक है, देव और असुर। तो इसमें भी आपका कौन समास हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। तो साग देवासुर में भी आप देख रहे हैं देव और असुर, इस तरह के जो शब्द आते हैं उसमें आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। कुछ और शब्दों को हम देखते हैं, जिसे बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है, पीसीएस में पूछा गया है, सागपात। सागपात में कौन सा समास है, सागपात, साग डैश पात। तो सागपात में जितना साग का महत्व है उतना ही पात का भी महत्व है, तो साग और पात कर देंगे, साग डैश पात। ठीक है, साग पात में भी आपका द्वंद्व समास। गुण दोष, गुण डैश दोष, तो जितना गुण का महत्व है उतना ही दोष का महत्व है। देश विदेश, देश विदेश, जितना देश का महत्व है उतना ही विदेश का। तो कुछ नहीं करना, जो योजक शब्द है ना वहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ शब्द लिख देना है। और अब जैसे मान लीजिए दे गर्म डैश ठंडा,
तो गर्म या ठंडा, यानी गर्म या ठंडा इन दोनों में से कोई एक चुनना है, एक शेषा द्वंद्व हो जाएगा। तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे गर्म या ठंडा, ठीक है, ठंडा, एक शेषा द्वंद्व हो जाएगा। गुण और दोष, देश और विदेश, इस तरह के शब्द आते हैं। नर और नारी, इस तरह से नर का जितना महत्व है, नर डैश नारी, तो जितना नर का महत्व है उतना ही नारी का महत्व है। तो यहाँ पे लिख देंगे नर डैश नारी, ये और लिख देंगे, ठीक है, सॉरी, नर और नारी। तो इस तरह के जब शब्द लिखेंगे तो ऐसे आपका इसमें हो जाएगा द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास में कुछ नहीं करना है, जितना सीता का महत्व है उतना ही राम का महत्व है, जितना शिव जी का महत्व है उतना ही पार्वती जी का महत्व है। तो एक दूसरे का हमें विपरीतार्थक शब्द लिख देना है, एक दूसरे का हमें विलोम शब्द लिख देना है। और ये ध्यान रखना है कि द्वंद्व समास में दोनों ही पद प्रधान होते हैं, बीच का जो संयोगी शब्द और होता है उसका लोप हो जाता है, उसे हम क्या कहेंगे, द्वंद्व समास कहते हैं। तो इस तरह से आप आसानी से द्वंद्व समास को समझ सकते हैं। द्वंद्व समास के 3 भेद बताए हैं, इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व और एक शेषः द्वंद्व। तो इसको पूरा आप याद कीजिए, और यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। और इन्हीं आशा विश्वास के साथ फिर मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप जहां पर भी रहें सुरक्षित रहें। जय हिंद।